हाउ टू प्रिपेयर। सभी लोग ध्यान से लिखेंगे। 10 से 15 मिनट में आपको सारी बात, अभी पढ़ाना मेरा खत्म हो चुका है, अब मुझे सिर्फ बताना है आपको पढ़ाई कैसे करना है। एक काम करो ना, अच्छी जगह पे लिखो ना, कहा रद्दी चिंदियों पे लिख रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। ऐसे लिखो जब वापस दिखेगा। इतना फास्ट, इतना फास्ट कैसे लिखे? होशियार है। ओके, शेड्यूल फ्रॉम, कल की तारीख बोलो। सेकेंड क्या है? 2 फेब टिल, अभी साला शेड्यूल क्या बना है? मई का एग्जामिनेशन कि जून का है? हम मई बनेंगे, जून का पता नहीं है, मई का ही है। आ गया तो अगला महीना बोनस समझ लेंगे। लिखो 1 मई तक, 2 फेब से 1 मई तक। लिखो टोटल नंबर ऑफ डेज 87। फरवरी की कट हो गया ना। नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं? 87, बराबर है? अच्छे से लिखिए। अब उसमें लिखो नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज एक्सपेक्टेड इन अ डे। कैलसी के हिसाब से 87 मल्टीप्लाइड बाई 13 घंटे, 13 घंटे। लिखो टोटल नंबर ऑफ आवर्स 1131। 13 घंटे लिख के दिए मैंने यहाँ पे। 13 घंटे समझते क्या? 13 घंटे बोल तो आपको स्पेंड करना सिर्फ 11 घंटे, और 11 घंटे के अंदर 6 घंटे की नींद है, बाकी सारा टाइम 5 घंटे के ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अब कितने सब्जेक्ट मानूं मैं आपके? एफएमई को 2, एएसएम 2, डीटीआईटी 2 और अरे नहीं, 2 वाले बताओ, सिर्फ 3 है ना, तो 8 और 3 11 ही हुआ ना, फिर 11। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 11। आपका एक ही ग्रुप बचा है, हाँ, तो उसके हिसाब से कम लिखो। अब जिसका एक ही ग्रुप है वो कम लिखेंगे ना। अब कुछ लोगों का एक ग्रुप देकर हुआ है, रिजल्ट आना बाकी है, तो हिसाब से सिर्फ ग्रुप 2 की अगर बात करेंगे तो ग्रुप 2 में क्या है, 4 और 2 6 सब्जेक्ट है। जिसका सिर्फ ग्रुप 2 लेफ्ट है वो 6 सब्जेक्ट लिखे। अब मेरे पास जो वक्त है वो 1131 घंटे नहीं कि उसमें बहुत सारे घंटे माइनस होंगे। अब लिखो वहां पे अभी नंबर ऑफ डेज कितने लेफ्ट है हमारे साथ में, वो अगर 87 जो 87 नहीं है, अभी जो लिखना है लिखो नॉर्मल लॉस। हाँ, ये नॉर्मल लॉस, उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। अभी नॉर्मल लॉस का नंबर 1 बीकॉम एग्जाम। जिसका नहीं है वो मत लिखिए, जिसकी है वो लिखिए। दूसरी बात, अब आपके साथ मेरे को लगता है पूना में 5-6 दिन तो जाते ही उसमें, 1 हफ्ता लेते हैं वो आराम से, वो घुमाएंगे आपको, कॉलेज के हॉल टिकट ये वो दुनिया बजाएगा आपके, जर्नल लेके आओ वो वाहियात काम करते हैं, इधर कॉलेज में आओ, चक्कर लगाओ, 1 दिन घलाएंगे उसमें। जिसका एग्जाम से 8 दिन मान के चलो। आप लिखो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि अगर आप ग्रुप 1 दोगे, 2 दोगे, शुरुआत का पेपर अकाउंट्स होगा, 4 दिन उसके लिए लगेंगे। 4 दिन आखिर के सिर्फ अकाउंट्स के होते हैं। मतलब 1 तारीख को एग्जामिनेशन होंगी तो 27 अप्रैल को ही आपको अकाउंट्स को हाथ में लेना पड़ेगा। उसके बाद में नॉर्मल लॉस के एग्जाम, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या उसमें से मैनेज करना है। टेस्ट सीरीज कम से कम एक सीरीज तो आप दोगे। अब एक सीरीज देंगे, पेपर 8 है, 1-2 दिन का गैप, कोई डिफिकल्ट पेपर आ ही गया तो मान के लो 12-13 दिन तो लगते ही है। रोज कॉन्सिक्यूटिव नहीं दे सकते आप, रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आईसीए का पैटर्न फॉलो करते तो 8 पेपर के लिए 16 दिन लगते हैं। मॉक टेस्ट भी 16 दिन में होती है,
ऑल्टरनेट डे पे पेपर होता है, आप कैसा देना चाहोगे? हर रोज क्या है ऑल्टरनेट डे? एक दिन में नहीं प्रिपेयर होऊंगा तो 15 दिन तो मान लो, उसमें 15 दिन उसके मान लो। चलो अभी दूसरी बात लिखो उसके आगे। ये हो गया आपका लिखो अभी एक बार, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, पास्ट एग्जाम पेपर, आरटीपी। आरटीपी मालूम है क्या? और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के जो पुराने क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप, ठीक है यही करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कुछ सब्जेक्ट के आपको अमेंडमेंट्स आने वाली है, आएंगे क्या? श्योर। लिखो अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स। अब वो अमेंडमेंट्स आए ना, आपका दिमाग खराब कर देंगे वो अमेंडमेंट्स आएंगे उस दिन, तो समझ जाना आपको वाट लगी, क्योंकि वो आप 2-4 दिन लेके जाता अलग से, वो वापस से पढ़ाई करो, वो करो, मतलब हाँ अभी चेंज हो रहे हैं, स्लैब रेडी चेंज हो रहे हैं, तो आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। अच्छा से जान दो, आपको नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप इन सबको मान लो, आरटीपी को, ये जो अमेंडमेंट्स को, पास्ट एग्जाम पेपर को आप 4-5 दिन मान के चलो, ये सब 5 दिन लेंगे आपके। और आप लिखो एक चीज है, इसको बोलते कोई ऐसा लॉस, घर में शादी है, आप बीमार हो, कोई और बीमार है, घर में शादी है, आप बीमार हो, कभी कभी इतने बीमार होंगे आप पढ़ाई नहीं कर पाओ, कोई और बीमार है, आपकी पढ़ाई नहीं होगी। ये आप मान के चलो, आप कितना भी हुआ ना, जिंदगी ऐसी 5-6 दिन इन सब चीजों में मान लो, 90 दिनों में 4-5 दिन खराब होते ही है। 90 दिन में 4-5 दिन मानते नहीं आप खराब होंगे। कुछ ऐसा दिन आता ना, उसमें ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही, आज ऐसा लग रहा कि कुछ तो होता है कि पढ़ाई नहीं हो रही। लिखो 5 दिन सिकनेस, 14 फेब्रुआरी आ गया बेटा, उसमें तो 3 दिन लगेंगे, पहला दिन, उसका दिन बाद वाला हफ्ता। अरे लिखो छिचोरो, अपना वैलेंटाइन हो जाएगा उधर, वो तो मान ही नहीं रहा हूं मैं। आप देखना कितने दिन बचे, 38 गए, 38 गए जिसका बीकॉम वगैरह है, जरा कितने दिन हो रहे हैं आपके, मैनेज करो। और जिनका बीकॉम नहीं वो अलग होएगा, जिनका बीकॉम वगैरह है तो 87 में से कितने मैनेज करो भाई, 87 में से 38 माइनस करो, या 37 कर लो, 50 दिन बचे हैं। नाउ यू आर हैविंग 11 सब्जेक्ट एंड 50 दिन। सर मतलब सच में इतने हमने मजाक कर रहा हो क्या? सर मतलब ये 37 डेज वापस जरा देखो कौन कौन से लिखे, बीमार होंगे, होना ही है। उसके बाद में अकाउंट्स को 4 दिन देना ही है। उसके बाद में बीकॉम की एग्जाम होने ही वाली है, अब जिसका नहीं हो 10 दिन सरप्लस में आ जाएगा। और टेस्ट सीरीज के बगैर एग्जाम देना खतरे से खाली नहीं है। पर अगेन टेस्ट सीरीज देना भी अपने आप में एक पढ़ाई है, अर्थात ये 50 दिन में पूरी पढ़ाई हो जाना चाहिए, आखिर के 15 दिन टेस्ट देना है। वैसा देखेगा तो 65 डेज है, पर वो 15 दिन अगर नहीं काउंट किया ना तो टेस्ट सीरीज दे ही नहीं पाता आदमी। हम लोग मान के चल रहे हैं 65 डेज हो रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज के लिए टाइम बचता ही नहीं। सो व्हाट इज हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। अब अगर मान लो टेस्ट सीरीज के साथ में 60 दिन बचे, 65 दिन बचे, पर कितना भी करो 2 महीने से ज्यादा आपके पास में है नहीं, 2 महीने से ज्यादा का टाइम आपके पास में है नहीं। अगर मैं इसी रफ्तार से देखूंगा तो 55 दिन, 55 से 60 दिन के बीच में मान लीजिए आप, तो 55 दिन भी अगर मान लेता हो 13 घंटे के हिसाब से 715 घंटे आपके पास बचे। आप बोलेंगे सर मैं बीमार होऊंगा ही नहीं, किसकी शादी में जाऊंगा नहीं, बीकॉम में मैं जाऊंगा, आधे दिन पढ़ाई करूंगा, आधा दिन ऐसे करूंगा। अभी हर एक का अपना अपना प्लान है। तुम 55-60 बहुत ही आदमी मतलब एकदम एकदम नहीं क्या डेडिकेशन में टशन वाला आदमी है, तो 60 दिन उसके पास में है, तो 780 घंटे मैक्सिमम। लिखो मैक्सिमम, हम लोग मान रहे कि आप बहुत ही, आप जैसा डेडिकेटेड कोई नहीं, तो लिखो टोटल नंबर ऑफ आवर्स लेफ्ट 780। वो भी हम लोग 13 घंटे रोज पढ़ाई करेंगे, तो 13 घंटे बोलना आसान है बहुत लगती है उसमें 13 घंटे। अब ये सारी चीजें, सब्जेक्ट कितने हमारे पास, डिवाइड बाय 11 कर लूं, एक एक सब्जेक्ट के लिए 70 घंटे,
अगर दिन की बात मानेंगे तो 13 से डिवाइड करूंगा, 5 5.5 दिन है हर एक सब्जेक्ट के लिए, और उसमें उस सब्जेक्ट को आपको रेडी भी करना है और 3 बार रिवीजन करना है। चौथे बार रिवीजन होगी टेस्ट सीरीज के लिए। लिखो, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ रिवीजन एक्सपेक्टेड, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ रिवीजन एक्सपेक्टेड बिफोर द एग्जाम 3। सर 3 बार कम से कम पढ़ना ही पड़ता है, याद ही नहीं आएंगे वरना। ठीक है, 3 बार रिवीजन करना जरूरी है। कितने बार? 3 बार रिवीजन करना जरूरी है, एक टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। अब आप ही मुझे बता दो, अभी इतना सारा होगा कैसे? एक सब्जेक्ट के लिए अपने 5.5-6 दिन आए, 5.5-6 दिन में 3 बार पढ़ के कैसे होगा? चैलेंज है। EISSM का समझ सकते, FMECO का समझ सकते। अभी आपका जो सब्जेक्ट मैं जो पढ़ा था मैं बोलूंगा, बाकी तो आप कुछ सब्जेक्ट बड़े ऐसे चैलेंजिंग है, हाउ यू कैन फिनिश इट ऑफ? पॉसिबल नहीं ना। आप समझेगा आपके EISSM, ऑडिट, FMECO का जो रिवीजन जो किया है ना अभी, उसका जो टाइम बचेगा उनमें घलाना है जैसे DTI-DT। अब आपको लेवरेज लेना पड़ेगा इधर से उधर, आपको जो इधर फायदा हो रहा है ना उसके इसमें डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वैसे तो बहुत चैलेंजिंग टास्क है जो आप करने जा रहे हो, पर आपकी सबसे अच्छी बात आपका ग्रुप 2 का पढ़ाई चल रहा है, आपका वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप मुझे पूछेंगे सर तो अब क्या करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर अभी जाके 2 ग्रुप दे के 1 ग्रुप दे। सबसे बड़ा सवाल, देना दोनों है। देना कितने हैं? आप जैसे लोग दोनों देंगे। अगर दोनों भी देना है ना, अभी देखो मैं आपकी बात बता रहा हूं, स्पेसिफिकली आपकी बात। आपका ग्रुप 2 अभी हुआ है, आपने रोज जाके घर पे, अभी कब आप पढ़ाई करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मॉर्निंग में मैं पढ़ता था, मुझे मॉर्निंग बहुत समझता था। कुछ लोग हैं रात, कितने लोग रात वाले हैं इधर? रात में ना, रात को मजा आती है ना फिर। और दिन में मेरे जैसे लोग, ये दिन वाले लोग हैं, मैं रात में नहीं जग पाता हूँ। सवेरे अपना माहौल चलता है सवेरे। सवेरे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो रफ्तार है ना वो कोई कैच नहीं कर सकता। मैं ऐसा सुपर एक्सप्रेस से भागता हूँ ऐसे, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। रात में मैं उतना लो हो जाता हूँ क्योंकि दिन भर बैटरी डाउन हो जाती है। पर अगेन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लोग कहते हैं मॉर्निंग में, मैं भी कहता हूँ मॉर्निंग में, पर आप अगर आपको मॉर्निंग में उठ के सोते हो, आप ना रात में पढ़ रहा ना दिन में पढ़ रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक बात है, 13 घंटे तो पढ़ना ही है, बीच बीच में आपको गैप लेना जरूरी है। जैसे हर एक सिटिंग 1.5 से 2 घंटे का होना चाहिए, एट अ स्ट्रेच 13 नहीं चाहिए, वरना आखिरी के 4 घंटे सब वेस्ट हो जाएंगे। 90 से लेके 120 मिनट्स का सिटिंग हुआ, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, डेलिब्रेट ब्रेक, भले इच्छा नहीं हो रही, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। मे बी यू आर वॉचिंग टीवी और यू मे बी टॉकिंग टू योर मॉम और टेकिंग टी, व्हाटएवर, पर वो 5 मिनट हैज टू बी 5 मिनट। और मे बी अगर आप 10 मिनट दे तो 10 मिनट, आपको लगता है 5 मिनट में कुछ होता ही नहीं मेरा, तो इट हैज टू बी 10 मिनट्स, पर वो 10 मिनट शुड भी। कई लोगों का लगता है कि वो ब्रेक ले जाता है, बचे हुए इसमें पढ़ाई करता है, ब्रेक लेता है, फिर उसको लगा थोड़ा टाइम बच गया है तो चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ब्रेक जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि आप जब घर पे जाओगे ना, आपको वहां पे कैसा रहेगा, पूरा दिन खुला रहेगा, बट व्हाट यू फील इज यू हैव गॉट इनफ टाइम, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यू डोंट हैव इनफ टाइम, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू डोंट हैव टाइम। इसको रोको। 5 और 6 दिन अगर आप बचे हैं, वो भी एक सब्जेक्ट के लिए, तो बहुत ही कम टाइम बचा है। ऐसे इसमें से अगर पास होना है तो बहुत सारी चीजें फॉलो करना जरूरी है। एक है डेडिकेशन, कम वॉट में पास होना है, दुनिया को बता देंगे। और पढ़ाई करना है ना, तो पास होने के दृष्टिकोण से, मतलब ऐसा नहीं कि ट्राई कर रहा हूं, अब उसके मन में लेट्स ट्राई इट आउट। व्हाई यू हैव टू ट्राई इट आउट? अरे भाई, उम्र 18 साल की हो गई, अगर इस उम्र में पास हो जाएंगे ना, तो सोचो 21वें साल में हम लोग सीए बन जाएंगे, और फिर जिंदगी के 4 साल में वो सारी चीजें करेंगे जिसके लिए हम पैदा हुए। हर एक आदमी का अपना शौक है, ड्रीम है, पैशन है, वो सब कब करेंगे? अगर यही खेलते रह जाओगे 2-4 अटेम्प्ट में, 20 साल के तो इसमें हो जाएंगे, इंटरमीडिएट में। सीए में 2-4 अटेम्प्ट, तो अगर इंटर में 2-4 अटेम्प्ट लगे तो फाइनल में भी तैयारी में रहता है, 2-4 तो लगने ही वाले। क्योंकि उसको मालूम रहता ना, अपनी औकात ही मालूम हो जाती।
कोई बंदा इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया ना, उसको मालूम है मुझसे हो सकता है, तो फाइनल में डेडिकेशन से पास हो जाता है। इसीलिए इंटर का फर्स्ट अटेम्प्ट होना जरूरी है, एक बात ध्यान में रखिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना, अच्छी आर्टिकलशिप फर्म मिलना बहुत संजोग हो जाता है। आप 2-4 अटेम्प्ट में जाते हैं, बिग 4 तो आपने को वो रेज्यूमे में देखता नहीं जानते, 4 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तो इग्नोर्ड। सोचते हो अच्छी संगत में रहना है, अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप करना है, आपने एक लेवल अहेड लोगों के साथ में रहना है। देखो टाइम पास वाले लोग तो कोई भी फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसको मैं ज्ञान दे रहा हूं ऐसे लोग नहीं चाहिए। जो मुझे ज्ञान दे, मुझे सिखाएं, ताकि मेरा वैल्यू अपग्रेडेशन हो। अब लोग का हम आजादी मालूम क्या है, 4 लोग मैं बोल रहा हूं, सब सुन रहे, हाँ हाँ कर रहे। ऐसी जगह पे आपको उस समय पे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे सब लोग इज्जत दे रहे, पर उससे आपकी लाइफ का ग्रोथ नहीं होता। ग्रोथ वहां होता है जहां पे अपने को इज्जत ही दे रहा नहीं, तो अपने को तड़प होती है, यार चलो मेरी को इज्जत ही नहीं, तो वो तड़प आपको आगे ले जाएंगे। तो हम चाहते हैं आप बड़ी बड़ी फर्म में ज्वाइन करें, पर बड़ी फर्म के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट जरूरी होता है। आगे दूसरी बात, अब इतने कम समय में कैसे हम लोग करेंगे पास, उसके लिए चाहिए डेडिकेशन। ब्रेक में आप पढ़ाई करेंगे, 5 या 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, घर पे जाने के बाद में खाने के टाइम्स के ऊपर बहुत सारा फोकस करना पड़ेगा। खाना गलत टाइम पे खाया, नींद आई। नींद और पढ़ाई, इनका दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। आप जितना पढ़ाई करोगे उतना लेटते जाओगे, वो तो लेटना ही है। और आप क्लास में तभी है, इतने लोग हैं, माहौल बनता है, आप दोपहर का वक्त कट जाता है। घर पे दोपहर का 1-1 मिनट नहीं कटता। उसमें अगर मान लीजिए आप अकेले हो, तन्हाई में बैठ रहे और घर के सारे लोग लेट रहे, सो रहे, तो आपको लगता है साला मैंने क्या पाप किया, साला लेटो, मत करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे घर पे कोई सीए नहीं कर रहा, तू काय को बेचारे मरमर करेंगे। अब यहाँ पे कैसे सबको आप देखते हो, तो यू गेट सम कॉम्पिटिशन। वहां पे पापा सोएंगे, मम्मी, वो क्यों जगेंगे तुम्हारे लिए, वो बोले आप भी हो, क्यों जगेंगे भाई। अब वो मस्त अपना टीवी देखेंगे, आपको बार बार फील होगा। वो उस चीज को रोकना पड़ेगा, आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। घर पे लोग जो करना होगा, 3 महीने देना है, उसके बाद में आपके जिंदगी के 3 साल, अर्थात 365 मल्टीप्लाइड बाय 3 साल इज इक्वल टू 1100 दिन आपको फ्री मिलेंगे। 90 दिन देंगे, 1100 दिन फ्री मिलेंगे। उन 1100 दिन में आपको जो मौज मजा करना है आप कर सकते हो। आर्टिकलशिप के पहले साल तो आपको सीए फाइनल क्लास करना ही नहीं है, तो 400 दिन तो मतलब ऐसे कटेंगे ना, जो करना है वो करो। आर्टिकलशिप का प्रेशर रहता नहीं, सीए के फाइनल क्लास करना है नहीं, जो करना है मतलब वो कर सकते। पर अभी ये 3 महीने के अंदर अगर आपका सोशल मीडिया बीच में घुसा, तो आपके रोज न जाने कितना टाइम ले जाएगा। उसमें कभी एक चिंटू आपके साथ में लग गया मोबाइल पे, और कुछ लोग का 1 to many भी चलता है। नहीं, उसमें होता नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिलेशनशिप, बट एट अ टाइम बहुत लोगों से बात करना ना, उसमें क्या होता है, सपोज कोई मुझे मैसेज कर रहा है एंड आई डोंट रिप्लाई, सामने वाले को हर्ट हो जाता है। हर्ट होने वाले लोगों से दूर रहिए। अब कैसा है, ही कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, हम बोल रहे नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पर अब उसमें क्या होता है ना, हर एक आदमी अगर उसने हाय बोला तो अपने को बोलना होता है हाय। इसमें अगर नहीं बोला ना, अच्छा 4 बार मैसेज कर रही हो, पागल समझा गया, हाँ भाई पागल समझा। 3 महीने मेरी माँ छोड़ दे मुझे, क्योंकि आप तेरे चक्कर में लगा। अच्छा क्या होता है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है बहुत बड़ा, 10, 12, 20 लोग हैं उसमें, और उसमें क्या है, और अपन न जाने व्हाट्सएप पे न जाने कितने ग्रुप में क्या क्या चलते कांड चलते रहता है। हर किसी का अटेम्प्ट है नहीं, अटेम्प्ट अपना ही होने वाला है। तो आपको जरा उस समय के लिए सबको बोल देना है कि भाई मैं नहीं करूंगा, डोंट फील बैड, आपको पहले से बोल देना पड़ेगा। अदरवाइज कैसा होता है, रिलेशनशिप के चक्कर में इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, रिजल्ट के दिन अपने को बहुत बुरा लगेगा। कितने दुनियादारी करने का है ना, पूरा वो 1 साल मिलेगा ना आर्टिकलशिप का, वो 1 साल लगे तो लड़की के साथ में रह जाने जिसके साथ में रहने, बोल अब्बा तेरी क्या सेवा कर सकता हूं। अभी मेरी मां 90 दिन छोड़ दे। क्या बोल रहा है, नहीं मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई पर्सन इंपॉर्टेंट है, दोस्त हो या कोई भी हो, पर उसमें डू नॉट गेट मच इन्वॉल्व इन इट। इतने समय थोड़ी देर के लिए आप किससे बात करो गलत थोड़ी ना है, इट्स ऑल ओके। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ भी गलत है, सब कुछ सही, पर अभी नहीं। अच्छा कुछ लोगों का क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर नहीं, दोस्त का भी चक्कर नहीं, वो क्या करता है, यूट्यूब के वीडियो चालू हो गए,
या वो इंस्टाग्राम चलो ना, उसने हजारों लोगों को फॉलो किया है, अभी हर कुछ ना कुछ तो कर देंगे ना। सब में 2-2 मिनट 2-2 मिनट गए, आपने तो 2 घंटे की लग गए ना भाई। अच्छा वो जाते हैं ना तब समझ में नहीं आते, कलेक्टिवली इट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट। बेटर यू शुड कीप योरसेल्फ अलोन। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चलने दो, उस पर कुछ गलत नहीं आता। यूट्यूब पे वो देखो जो काम का, पढ़ाई वाला। यूट्यूब को बंद नहीं कर पाएगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ आजकल यूट्यूब पे आती जो पढ़ाई की है। व्हाट्सएप से थोड़ा सा दूर रहना, व्हाट्सएप पे इससे बकर होती है, कुछ भी नहीं है उसमें। एक्सेप्शनल कुछ ग्रुप है अपने कुछ बने हुए, उसकी बात अलग है, पढ़ाई वाले, बाकी तो यही चलते रहता है। ये सारी चीजें हो गई। तो दिन में 2 घंटे हमने कहां से बचाए? सोशल मीडिया से बचाए। खाने के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो नींद कम हो जाएगी। कोई लोग कहते हैं खाना, नींद पे कंट्रोल नहीं होता। कितने लोग नींद बहुत आती, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, लेटने का मन करता है, बॉडी में कुछ होता है, ऐसा लगता है लेट जाऊं। और ये चीजें जो देखिए ना, लड़कियों में बहुत ज्यादा होती है। लड़कियां इतना सो सकती ना पढ़ाई करते करते, मतलब आधी लड़कियां जो इंडिया की फेल हो रही है सोने की वजह से। नहीं, लड़कों में जो स्टैमिना होता है ना पढ़ाई करने का, जो लेजीनेस है ना अपने में नहीं है, लड़कियां तुरंत एकदम दे फील टायर्ड। पता नहीं टेंडेंसी वैसी। अब क्या होगा ना चाहिए इसमें, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। जो मैं बोल रहा, देखिए सोना जो है ना, वो 5 घंटे जैसे मैं सोता हूं, वो मेरी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी है। आपकी बॉडी 6 घंटे अडॉप्ट कर सकती है। आप कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर मैं 8 घंटे से कम नहीं सो सकता, 7 से, वो आपने अपने आप को फील करवा लिया है। 8 घंटे की तो जरूरत होती ही नहीं, 7 घंटे की भी नहीं, 6 घंटे एडिक्वेट है, और स्पेशली इन 3 महीनों के लिए एडिक्वेट है। अगर 8 घंटे सो रहे और बच्चे कितने दिन, 87 डेज, 180 घंटे चले जाएंगे आपके। और सोशल मीडिया के 2 घंटे, 4 घंटे। अब 4 घंटे मल्टीप्लाई बाय 90 कर लो, तो 360 घंटे आपने खुद से कम करवा के लिए, आपने सिर्फ सोने की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से, जिसमें पूरा ग्रुप टू ग्रुप 1 एक बार रिवाइज हो सकता है। सर सिर्फ 2 घंटे सोने से इतना, 2 घंटे नहीं है वो, 1 दिन के 2 घंटे नहीं भाई। 1 दिन का थोड़ी ना है, हर रोज के 2 घंटे। सोशल मीडिया 2 घंटे। सर सोने के लिए कैसे कंट्रोल करें? पढ़ते पढ़ते नींद आना स्वाभाविक है, पर नींद आने के बाद जो करते दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कुछ लोग अपने आप को सरेंडर करते, नींद आ रही बस, अब नहीं हो रहा, अब होगा ही नहीं कुछ, जाके वो एक ही समझता लेटना है बस। मतलब उसको मालूम है आप कुछ, मतलब पहले वो उसका बॉडी पहले सरेंडर, नहीं हो रहा, अब नहीं हो सकता कुछ, जाके लेट जाएगा, जरा सी कोशिश नहीं करेगा नींद को हटाने की। वो क्या होता है उस समय का एक वो टाइम का होता है, नींद ऐसे नहीं आती हौले से। उस समय पे अगर हमने अपने आप को संभाला ना तो कट जाते। उस समय पे आप बात कर लीजिए, उस समय पे आप गाना देख लीजिए, नींद आती है उठ के अच्छा नींद आ रही है चल के पढ़ाई करो। कोई है चल चलते सो सकता है? यू शुड गेट अप, वॉक अराउंड, वो काम करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, खाने के टाइम की बात कर रहा था मैं, सवेरे का जो नाश्ता है ना, आपने 8 या 9 के बीच में करना चाहिए, 7 से 9 के बीच में। पर जो लंच है, लंच हैज टू बी फिनिश्ड बिफोर 12 o'clock। क्योंकि अगर क्या होगा, अगर 2 बजे खाना खाते, हम लोग की आदत होती 1 से 2 के बीच में। कितने लोग खाते हैं 1 से 2 के बीच में? सभी लोग इसे घर पे भी उसी टाइम पे खाते हैं। होता क्या है, 1 से 2 बजे के बीच में खाते ना, 2 से 4 वैसे भी बॉडी का सोने का टाइम है। आप खाना के और माहौल बनाते, वो पहले सोने के मूड में आपने खाना के उसको एकदम पूरा तैयारी करवा के दिया, अब आ जा बेटा लेट जा। अब फिर क्या होगा, अब उसमें आप बुक लेके सामने बैठो, अरे आदमी किताब नहीं लेके बैठा ना, ऐसे भी बैठा ना तो उसको झपकी आती है, मतलब कुछ नहीं कर रहा था अभी। अब मुझे बताओ, आप उसमें पहले तो खाना खाए, वो 2 से 4 का टाइम है, और तीसरी बात किताब ले ली, मतलब कितना संजोग हो गया अभी। मतलब ये हाँ बिल्कुल अभी लेटेगा है जाके। इसीलिए आपने क्या करना चाहिए, खाना है ना सवेरे का 12 से पहले, और शाम का खाना 7:30 7 से पहले। सो इतनी जल्दी हम लोग खाना जाता नहीं, जाएगा क्योंकि क्या होता है, नहीं बनाना पड़ेगा घर पे। आपको 3 महीने आदत चेंज करना पड़ेगी, घर वालों को बोलना पड़ेगा, मम्मी को बोला तो मम्मी बना के देंगी। और खाने को खाना सामान खाओ, ये समझ के खाओगे बाद में मिलने वाला है।
कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। देखो हमारा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत हेवी होना चाहिए, लंच थोड़ा सा कम होना चाहिए, डिनर बहुत ही लाइट होना चाहिए। हमारा उल्टा चल रहा है, थोड़ा सा नाश्ता और ज्यादा लंच, और रात में ऐसा खा के सोएंगे नहीं, मतलब इसको लगता है अगले 2-3 दिन भूखे रहेंगे। ऐसा ही रात का खाना, भाई भाई सुनो आप, कॉन्सेंट्रेट करिए। रात का जो खाना है उस खाने में आपका ध्यान नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं। रात का खाना अगर आपने 9 बजे खाया, 9:30-10 बजे आपको वापस से नींद आना चालू हो जाएगी। आपके 10 बजे से लेके 12 बजे तक का जो पढ़ाई करने का टाइम था वो पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब दोपहर में लेट खाने से दोपहर की पढ़ाई चली गई 2 घंटे की, और रात को लेट खाने से रात के 2 घंटे चले गए। मतलब आपको बॉडी को नींद नहीं चाहिए थी, आपने गलत समय पे खाना खाया, इसलिए नींद आने पे मजबूर हो गई। सारा खाना खाने पे ही सब कुछ है। इतना एक्सेसिव खाएंगे बॉडी को नींद आएंगी। आज के बाद में खाने के टाइम चेंज करिए, सबसे बड़ी बात, वरना नींद आते रहेंगी। और आप क्या करते हो, बहुत बुरा फील होता है जब इंसान ज्यादा सो गया तो। मान लो पढ़ाई हो रही नहीं, इतनी पढ़ाई दिख रही, इधर मेरा शेड्यूल था आज मैं इतने तक खत्म करूंगा, और आदमी सो गया। उसके बाद में जो गिल्ट आता है ना, गिल्ट आता है एक तो फिर क्या होता है, जो बचा टाइम उसमें भी पढ़ाई नहीं होती। सब मेरा टारगेट था 4 बजे उठने का, मैं उठा वापस सो गया, जागा ये 8 बजे। अब क्या होता है, 8 बजे उठने में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती। आदमी ये सोचता है रात 4 घंटे चले गए यार, फिर अब आधे घंटे लगता है, नहीं आज का दिन ही खराब है, नहीं आज कुछ होगा नहीं। वो थोड़ी सी पनौती लगी ना, वो पूरा दिन लेके जाएगी। इसीलिए आपने उसको क्या करना चाहिए, वो नींद को वहीं रोकना चाहिए। एज सुन एज यू गेट अप, आपको जब भी नींद आ रही, यू शुड वॉक अराउंड, यू शुड वॉच टीवी, आप किससे बात करो। आप जबरदस्ती पढ़ाई, नींद आ रही और पढ़ने को वैसा नहीं, और नींद आएंगे और नींद आएंगे, वो रुकेंगे नहीं। उसको एक बार हटाना पड़ेगा आपको, टीवी उस मोड से आपको अलग आना पड़ेगा। फिर आप कोई सीरीज देख लो 10 मिनट के लिए, आपको जो अच्छा लगता होगा। कोई भी चीज देखो 10 मिनट के लिए जो आपको उत्साहित करती है। क्या बोलो क्या मतलब, क्या बोलो मैं इसके ऊपर। अच्छा एक बात है, आपने कभी भी पढ़ाई करने की जो जगह है वो बिस्तर पे नहीं रखना चाहिए। अपने घर के सारे जो मैट्रेस है, जिस रूम में आप पढ़ाई करते हो वहां पे कोई मैट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई गद्दी नहीं होना चाहिए। रूम के अंदर आपको मैट पे सोना है, मैट चटाई पे। सो क्या बात कर रहे हैं, सच में बोल रहा हूं। वैसे भी समर आएगा अभी, तो आपने अगर बेड पे सोए ना, कुछ लोगों को आदत है उठ के लगेज उठ के बेड पे बैठ के पढ़ाई करता है, ऐसा रहता है, सिर्फ ऐसा हो जाता है साल। थोड़ा ऐसा था फिर ऐसा हो गया, पैर नीचे करके चालू। वो जो कंफर्ट बॉडी को मिला है ना, वो जाएगा नहीं। कभी भी रूम के अंदर बेड नहीं होना चाहिए आपको। नहीं बहुत लोग लेट, अब समझता ही नहीं आप कब लेट गए। हाँ नहीं, लेट के पढ़ने वाले कभी आगे नहीं जा सकते, वजह जानते हैं। नहीं उसको क्या लग रहा है पढ़ रहा है, पर आधा नींद में पढ़ता है, आधा वो आदमी का आगे कुछ होता नहीं। आज के बाद में उठेंगे भाई, तुम्हारी बातें बंद, मेरी चल पढ़ेंगे। चेयर टेबल सामने होना चाहिए, उसमें आप पढ़ रहे हो, उसी से काम चलना चाहिए। जो भी पढ़ाई करोगे आपको पता होना चाहिए मेरे 87 या 67 डेज बचे हैं, उसमें मुझे इतने इतने रिवीजन करना है। उसका टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए, कितने दिन में क्या किया उसका लॉग भी मेंटेन होना चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कोई भी 2 रिवीजन के बीच में 20 दिनों से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने आज एक रिवीजन किया और सीधा 2 महीने बाद किया ना, वो कुछ भी याद नहीं आएगा। आज हमने इकोनॉमिक्स पूरा रिवाइज किया, अगर आप ये चीज को अगर 2 महीने बाद उठाओगे ना, आपको फील होगा यार कुछ नहीं आ रहा है यार, आज नहीं आएगा ना। वो आपका दिमाग है, कोई कंप्यूटर थोड़ी ना है, उसको बार बार चीज पढ़ना पड़ेगी। सर कैसे पढ़ना चाहिए वो बताओ, पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको पास होना है तो आपने रोज, मान के चलते हैं आप 4-5 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, तो 5 से लेके जितने बजे आप उठ रहे हो 4 घंटे तक आपको सिर्फ ग्रुप 2 पढ़ना है। जिनका ग्रुप 2 और ग्रुप 1 बाकी है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, जिन्होंने एग्जाम दिया मैं मान के चल रहा हूं आप फेल हुए, तो आपको ऐसे फॉलो करना है, और नहीं फेल हो तो आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा। 5 बजे से उठ के, कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, ग्रुप 2 तो अब हो गया, ग्रुप 1 में बहुत लॉग है, वो लैगिंग के वजह से आपको लगता है ग्रुप 1 पे फोकस करूंगा, ऐसा नहीं होगा।
मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप 2 को ऊपर ले जा रहे हैं, फिर आप बोले ये नीचे है ग्रुप 1, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका आप ही रहना चाहिए, इसको लेके जाना ऊपर ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, रोज 4 घंटे आपको आज भी ग्रुप 2 देना है, भले ही ग्रुप 2 आपके दिमाग में फ्रेश है, उस फ्रेशनेस को फ्रेशनेस ही रहने दो। इसलिए क्या करना है, रोज 4 घंटे आपको ग्रुप 2 पढ़ना है, 5 से लेके 9 तक, और 10 से लेके रात को 10 तक 11 तक जो भी पढ़ना है। यू शुड गिव मोर टाइम फॉर ग्रुप 1। वजह जानते हो क्यों? बिकॉज ग्रुप 2 आपका अभी अभी हुआ है, इतने अच्छे से आपकी पढ़ाई हुई है, तो आई डोंट थिंक इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। लेट इट बी 5 आवर्स, नो प्रॉब्लम, बट 13 घंटे में से ज्यादा घंटे आप दोगे ग्रुप 1 के लिए, क्योंकि ग्रुप 1 में आपको पढ़ना, पता नहीं कैसा आपने पढ़ा है, कुछ लोगों को तो ये भी याद नहीं आ रहा ग्रुप 1 में कौन से चैप्टर में क्या था, और ग्रुप 1 की क्लासेस में पता नहीं कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा, जो भी पढ़ा, कुछ पाप हमसे भी हुए, हमने भी होमवर्क नहीं किया कभी, है ना? ऐसे बच्चे भी है, सर होमवर्क नहीं किए, फिर तो लेक्चर ही नहीं गया, मजा ही नहीं आ रहा था, ऐसा हुआ है, हर एक के साथ में हादसा होता है। अब आपने क्या करना चाहिए मालूम है, सुनो ध्यान से, ग्रुप 1 को टाइम देना चाहिए 8 घंटे 9 घंटे, 4 से 5 घंटे रोज आप ग्रुप 2 करोगे। और ग्रुप 2 में इतना, मतलब आप बोलेंगे सर ग्रुप 2 के लिए इतना कम टाइम क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 रिवाइज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द स्टडीज एंड द रिवीजन। अगर मान लीजिए कल आप EIS लेके बैठोगे तो आपको देखेंगे 1 घंटे मैंने बहुत रिवाइज कर लिया यार, तो आपको बिकॉज अभी अभी हुआ है यार, उसका फर्क पड़ता है। और हमने EIS का इतना रिवीजन किया है, ऑडिट का रिवीजन किया, SM किया, FM किया को और अपने हर सब्जेक्ट के चार्ट्स बना के रखे, तो उससे रिवीजन में बहुत हेल्प होगी। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब कुछ बच्चा बोल रहा है सर ग्रुप 1 दूं कि ग्रुप 2 दूं, मेरे से नहीं चाहूंगा। और अभी भी जिन लोगों को डायलेमा है, किस बात का, 1 दूं के 2, कुछ लोगों ने सर नहीं होगा मुझसे, मुझे मालूम मेरी औकात क्या है, तो एक काम करेंगे, और उसको अच्छा मैं दे भी सकता हूं पर ऐसा है, फिर एक काम करना, आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की पढ़ाई साथ में नहीं चालू करना चाहिए। अब एक काम करो, कोई भी एक ग्रुप ले लो, अगर आपको लगता है तब कि यार मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड विद ग्रुप 2, और आपको ग्रुप 2 में जोरों का कॉन्फिडेंस आ गया, और उस समय आपको लगता है कि इनफ टाइम अभी भी बचा है, देन यू शुड स्टार्ट विद ग्रुप 1। ऐसा क्यों बोला? ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट किए, ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट किए, और बाद में बोला एक ही ग्रुप दूंगा, फिर आप कौन सा चूज करेंगे? आप अभी तो धोबी का कुत्ता घर का नगाड़ का। ऐसे समय पे ये उन लोग की, आपकी बातें नहीं कर रहा हूं, ये उन लोग की बात है जो नहीं, क्या जिनको पता है कि यार पता नहीं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं एक ग्रुप दे दूंगा, मुझे बहुत टेंशन आ गया, तो या मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। उस केस में अभी से ठान लिया ना देना, मतलब मैं ऐसा दे सकता हूं, एक भी दे सकता हूं, तो डू नॉट स्टार्ट द स्टडीज ऑफ बोथ द ग्रुप साइमल्टेनियसली, वरना क्या हो जाएगा, इसकी 2 महीने 2 पढ़ाई होगी, इसकी 2 पढ़ाई, फिर 1.5 महीने बाद क्या डिसाइड करोगे किसको देना है? तो उससे अच्छा बेटर एक काम करो, एक ही ग्रुप की पढ़ाई करो। पर आपके लिए शेड्यूल अलग है, आपका शेड्यूल हाइब्रिड होगा। आप ग्रुप 2 के 4 सब्जेक्ट, सर आप कैसे पढ़ते थे मालूम है? मैं ग्रुप 2 के, मेरा शेड्यूल ऐसे था, तो ग्रुप 2 के 4 सब्जेक्ट मैं रोज पढ़ता था, तो 4 बजे उठता था मैं, 4 से 5 एक सब्जेक्ट, 5 से 6 एक सब्जेक्ट, 6 से 7 एक, 7 से 8। और वो क्यों? आप बोलेंगे सर 1 घंटे में तो कुछ होता ही नहीं, आपका ग्रुप 2 का बहुत कुछ हो जाएगा 1 घंटे में, क्योंकि आपको तो सिर्फ रिवाइज ही करना है उसको। पर ग्रुप 1 के लिए ऐसा नहीं होगा, आप 1-1 घंटे में कुछ नहीं कर पाओगे, आपको अगर 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे देना पड़ेगा, इधर 1 घंटा उधर 2-2.5 घंटे, तब जाके आपका पूरा मैचिंग होगा। इसके ट्वाइस टाइम लगेगा आपको वहां पे। बराबर समझ में आ रहा है? उसके बाद में सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, थियरी कैसे करना चाहिए। थियरी कर रहे हो तो आपने कभी भी उसको सिर्फ रीड नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोग क्लास में देखते हैं, रीडिंग नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको एक बार रीड कर लिया, अब बंद करके आंखों से रिवाइज करेंगे, ऐसे विजन देखेंगे, और उसको लिख लिख के देखने का। लिखते समय नहीं क्या ऐसा पूरा हैंड राइटिंग वगैरह मैचिंग करके लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिकॉल करने तक याद आ रहा तो बस, हैंड राइटिंग वगैरह नहीं, ऐसे कोरे कागज होना चाहिए जिसपे आप सिर्फ जॉट डाउन कर रहे हो, पर लिख के देखना जरूरी। क्योंकि जब आप लिखते हो ना, आपको 10 रिवीजन 10 बार रीड करना, 1 बार लिखने का, दोनों का मतलब सेम ही हो जाता है, इसलिए बार बार लिख कर देखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ये अभी ये मान लो, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसा मस्त बैग पढ़ेगा 12-13 घंटे और ऐसा बुक लेके जाएंगे, उसके पास पेन नहीं, पेंसिल नहीं, कुछ नहीं, आराम से जैसे कि मैगजीन पढ़ रहा है, जो याद आएंगे आएंगे नहीं आएंगे। ये क्या, ये प्रॉब्लम क्या होती है ना, उसमें नोटिंग है ना, उसमें नोटिंग है ना कुछ है, ऐसे थोड़ी ना कोई पढ़ता है। ऐसे पढ़ के तो मेरे CA इंटरमीडिएट के दो टाइम लग गए मेरे को, यही चक्कर में।
कैसे पढ़ रहा हो, पढ़ाई सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स से नहीं होती, आप कैसा पढ़ रहे हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को आपको सॉल्व भी करना है। मैंने आपको एफएम रॉक्स बना के दी, वैसे हर सब्जेक्ट के रॉक्स बनना चाहिए। वजह जानता क्यों? एग्जामिनेशन के पहले दिन क्या पढ़ना है उसकी तैयारी आज ही हो जाना चाहिए। कॉस्टिंग, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, ये 3 सब्जेक्ट। एफएम का टेंशन मत लीजिए, एफएम रॉक्स में मैंने सारी चीजें ऐड कर दी। मतलब आपकी मैंने एग्जामिनेशन के पहले दिन की क्या तैयारी करना है, अब आपको ये पता है इतना पढ़ लूंगा तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, बिकॉज इट कवर्स। ऐसा नहीं कि आप घर पे जाके मेन बुक से नहीं पढ़ोगे, पर आपको ये पता है एग्जामिनेशन के पहले दिन वाली चीज क्या है। अरे बोलो। पर आपको अकाउंट्स का भी ऐसा पता होना चाहिए। तो आपने क्या करना चाहिए, अकाउंट्स के हर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए घर पे जाने के अंदर। कॉस्टिंग के भी हर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, और अब देखना चाहिए एफएम के भी सॉल्व करना चाहिए। उसमें से देखना चाहिए कौन से प्रॉब्लम सिमिलर है, जो सिमिलर उसको एलिमिनेट करे, और जो अलग टाइप दिख रहा ना उसमें लिखो। अब हो सकता है 60 प्रॉब्लम है, क्या 60 तो नहीं सॉल्व करेंगे वापस, तो उसमें से 15-20 ढूंढ लो जो बहुत यूनिक है, जिसमें बहुत कुछ अलग है, उसको लिख के रखो, मार्क कर दो। इसलिए और एक इंडेक्स बनाएंगे, उस इंडेक्स में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड फॉर द रिवीजन, और ये सब वहां पे लिख के रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे तो आपने वही, जैसे प्रॉब्लम नंबर 3, 8, 11, 15, 19, 25 ऐसा कुछ। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए इसका रिस्पेक्टिव पेज नंबर आंसर कहां पे है। पढ़ाई स्मार्ट करने के आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा तो चलेगा, थोड़ा कम सो लेंगे, पर जो कर रहे हैं ना एकदम सिस्टमैटिक। इंडेक्स तो ऐसा बनना चाहिए ना, मतलब अगली बार रिवीजन में पहली बार से 50% टाइम लगना चाहिए। वजह क्या होता है, मान लो अभी भी मैंने 60 प्रॉब्लम सॉल्व किए, अगले रिवीजन में भी कोई 60 बोले तो फिर आपने क्या काम का, फिर वो अगले रिवीजन में आपका बर्डन आधा रिड्यूस होना चाहिए। वो कब होगा, जब आपने पहले रिवीजन में ये लिख के रखा है कि इसमें से कौन सी प्रॉब्लम बड़े हटकी है, जहां पे मुझे प्रॉब्लम आई थी इसकी एडजस्टमेंट भारी है, पूरे प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है, इसको इतना ही करना है। इस सारी चीज का नोटिंग आपके पास में होना चाहिए। अब होता क्या है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो आपको 10 सब्जेक्ट की याद आती है, आपको दिमाग में ड्यूटी पढ़ रहा हो और यार ऐसे में याद नहीं, यार ऐसे में पढ़ रहा हो और यार वो एडवांस अकाउंट में। अरे भाई एक पढ़ ले, ठंड रख, सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं होंगे। हौले लोग बहुत है, एक सब्जेक्ट पढ़ेगा उसको सारे दूसरे सब्जेक्ट याद आएंगे। अरे जो पढ़ रहा है वो पढ़ना ढंग से, ऐसे तो नहीं कोई पढ़ाई करता है। और पूरी इंडिया में सबको डर लगता है, फिर भी लोग रैंक में आते हैं ना। और रैंकर से भी पूछो कि भाई तू पास होंगे, वो बोलेंगे पता नहीं। जो रैंक AR1 आ रहा है उसको ये इस बात की गारंटी नहीं को पास होने वाला है। तो इंडिया में हर किसी को डर लग रहा है ना भाई, तो तुम्हें क्यों नहीं लगेगा, लगेगा। फिर भी रैंक में आता है ना। अरे हमें 100 में से 100 तो नहीं आना है, 100 में से 60% में तो हम बहुत खुश है। तो अगर मान लो कोई 1-2 चैप्टर अगर आपको नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में सोचने से अच्छा ये सोचो जो आ रहा है उसमें खुशी मनाओ। सी एवरी सब्जेक्ट हैज गॉट 1 or 2 टॉपिक्स व्हिच यू डोंट नो मच। आपको वहां पे वल्नरेबल लगता है बहुत, तो डोंट थिंक अबाउट इट, आप उसके बारे में सोचो जो आता है। वरना आप 1-2 टॉपिक के बारे में सोचोगे जो नहीं आता, और उसका सोच सोच के आप टेंशन लेते हो, वो नहीं करने का। जो आता है उसके बारे में, पर जो आता ना वो इतना अच्छा आना चाहिए ना, मतलब उसका RTP भी आपने कर लिया होना चाहिए, उसका क्वेश्चन बैंक भी कर लिया। अगर पहली बात तो ऑप्शन में छोड़ेंगे नहीं, पर 1-2 टॉपिक वीक भी है तो चलेगा, बाकी सब टॉपिक आपके जोरों में कड़क होना चाहिए। मतलब लेट हिम आस्क एनीथिंग, यू शुड बी सो स्ट्रांग इनफ। अच्छा एक स्ट्रैटेजी और, 8 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में ऐसे प्रिपरेशन होना चाहिए जहां पे यू फील दैट यू विल स्कोर एग्जामिनेशन। अदरवाइज पास होना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज स्कोर नहीं बनता। 3 से 4 सब्जेक्ट आपके 8 में से ऐसे होना चाहिए जहां पे आपको फील हो रहा है। अब बताओ आपके जो फेवरेट चैप्टर, फेवरेट बताओ मुझे सब्जेक्ट्स। FM इको, FM EIS, ESM, एडवांस अकाउंट। कोई भी आपको 2 चूज करना है जहां पे आपको फील होता है ना, मे बी ESM और FM इको वॉट एवर, जहां पे आपको ये फील हो रहा है ना, क्या फील हो रहा है कि मुझे एग्जामिनेशन आ रहा है, तो उसको ज्यादा टाइम देना है। मे बी अलाउ और मे बी अकाउंट्स वॉट एवर, इसमें कोई वो नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो आपके मन को लगे यार मुझे इसमें नहीं, क्या मुझे लगता है। और हर एक आदमी में एक इंस्टिंक्ट होता है, उसको फील होता है यार एक कुछ तो अलग है, जिसको जब पढ़ता हूँ ना दिल में खुशी होती है मेरे। हर एक आदमी का अपने वो सब्जेक्ट आने पर, वो मैं नहीं बोल सकता कौन सा है, आपको अजीब से एक सुकून भी मिलता है, पढ़ के फील होता है, सुकून आता है, मजा आ रहा है यार क्या अच्छा है। तो ऐसे 3 सब्जेक्ट चुनना है, उसकी ज्यादा पढ़ाई करना है, साला उसकी हर चीज आपकी करी होना चाहिए। फिर उस सब्जेक्ट के मॉड्यूल भी देख लेना चाहिए अपने। फॉर एग्जाम्पल FM, तो FM का मॉडल भी देख के रख लो। फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग का, ताकि आपको ये होना चाहिए यार कुछ भी हो जाए
मैं तो मॉड्यूल भी कर लिया है, मैं तो सर का भी कर लिया है, सारी चीजें कर ली है। मतलब आपको वो होना चाहिए। और स्पेशली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं इसके मॉड्यूल कभी छोड़ना मत। अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएमई को बहुत बार नहीं डीटी तो नहीं, पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है ना, सारे बहुत बार 20 से 30 मार्क के क्वेश्चन, 40 मार्क के क्वेश्चन वो एज इट इज फिगर वाइज डाल देते हैं। एज इट इज डाल देंगे, वो छोड़ना मत कभी, मॉड्यूल नहीं छोड़ना। सर मॉड्यूल तो हमारे पास में, अब पता नहीं कहाँ गई है। क्या मॉड्यूल आपके पास में? ओके, रखिए ना घर पे, उसको एक बार निकालो जरा, एक बार तो रिवाइज करो उससे। समझा मैं क्या बोल रहा था? ये सारी आपकी बातें हो गई। कब तक की? सुनो मेरी बात भाई, इधर देखो, आज घर पे जाके प्लान कर लेना, मुझे पहले रिवीजन कितने दिन में खत्म करना है। अगर मैं स्टूडेंट होता तो पहले 30 दिन में टारगेट करता कि मेरा रिवीजन हो जाना चाहिए। सर 30 दिन बहुत कम होते हैं। आज की तारीख क्या है? 1 से 30 दिन लगा दो, 4 मार्च, 5 मार्च तक आपका एक रिवीजन हो जाना चाहिए। सर मुमकिन ही नहीं है, ग्रुप 2 का आराम से हो जाएगा। अब पता नहीं आपने ग्रुप 1 में कितने कांड किए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ तो कांड के तो ऊपर टाइम लगेगा, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। स्टैंडर्ड टाइम 5 मार्च को हो जाना चाहिए, ताकि 5 मार्च के बाद में आराम से आप 2 रिवीजन कर पाओ। पर अगर आपने उससे जितना टाइम एक्स्ट्रा लेने लग गए तो समझ जाना उतने फेलियर के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको और भी 2 बार पढ़ना है ना भाई। सर 30 दिन में ग्रुप 1 ग्रुप 2 आराम से हो जाएगा। ग्रुप 2 तो 4-4, 5-5 घंटे में हो जाएगा। रही बात किसकी? ग्रुप 1 की। अब ग्रुप 1 में आपने कितना कार्यक्रम किया है वो आपको पता है। अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा, वरना मान के चलिए 15 मार्च डेडलाइन, उससे ऊपर लग रहे ना, मतलब फिर एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो ऐसे ही फेल होना है। अरे भाई एक बार हो रहा नहीं ढंग से, अभी मेरे पास टाइम ही कितना बचा है, फिर मुझे पास भी तो होना है। 5 मार्च मैक्सिमम 15 मार्च, मतलब 1.5 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार मस्त वाला रिवीजन होना चाहिए। आर एबल टू अंडरस्टैंड? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर मान लो ग्रुप 2 मेरा बहुत जल्दी रिवीजन हो रहा तो मेरा खत्म हो गया 20 दिन में, तो वापस पढ़, पर वो टाइम ग्रुप 1 को मत दे। मतलब इस अटेम्प्ट में एनी हाउ आपका ग्रुप 2 तो निकलना ही है। तो उससे क्या फायदा होगा? आर्टिकलशिप चालू हो जाएंगे दोस्त। चल तेरी किस्मत खराब है, नहीं ग्रुप 1 निकला, पर इस बार अगर आप ग्रुप 2 फेल होते हो तो किस्मत नहीं, आप अपनी वजह से फेल होंगे। एक्सेप्टेड? इतना ग्रुप 2 आपका स्ट्रांग हुआ है। अगर आप फेल हो रहे हो ना, मतलब आपकी खुद की गलती है। बोलो मानते हो इस बात को? अगर मतलब हमने पढ़ाया, इतना रिवाइज करा, फिर 3 महीने तो रोज 4 घंटे भी पढ़ रहा, फिर भी तू पास नहीं हो रहा, मतलब तू क्या करता है फिर? पता नहीं तू क्या पढ़ाई करता है, क्या टाइम पास करता है? पढ़ाई करते समय आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने पेज पढ़ना है। मैं रिवीजन में पेजेस पढ़ता था 1 घंटे में बहुत सारे, मे बी 40-45 पेज, पर रिवीजन में फर्स्ट टाइमर में नहीं होता ऐसे कुछ। एक बार आपको पता है ना तो उसकी विजुअल मेमोरी आने लगती है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कम से कम EIS, SM, इकोनॉमिक्स, अब पता है इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर जो आज रिवाइज किया हमने, कितने देर में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए? पूरे 3 चैप्टर 2 से 3, धीरे धीरे 2 घंटे में आ जाएगा, धीरे धीरे 1 घंटे में हो जाएगा। SM, अरे मैंने खुद YouTube पे 3 घंटे में रिवाइज करा है पूरा। कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ रिवीजन विल बी हैपनिंग? कम से कम 10 बार रिवीजन हो जाएगा। इकोनॉमिक्स 10 बार, SM 10 बार, EIS 10 बार, और FM रॉक से आप कितना कर सकते हो देख लेना। सर 10 बार करना जरूरी क्या? 10 बार करोगे ना, मतलब आप लिख के लेना एग्जामिशन आ गया आपका। 10 बार कर दी तो समझ जाना आपका एग्जामिशन आ गया, IC को पूछने की जरूरत नहीं है। अपन ने इतने बार किया, उसके बाद 10 बार। कोई भी लोग रैंक में आते हैं ना बेटा, वो ऐसी रैंक में नहीं आती। रैंकर्स भी कुछ टॉपिक को छोड़ देते, रैंकर्स सारे टॉपिक को नहीं करते, पर जो नहीं करते ना उसके बारे में सोचते हैं। जो करते हैं ना 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके दिमाग में घोट के बीता है वो। मतलब फिर जाना नहीं चाहिए, सर उसमें से कुछ भी आन दे फिर देख लूंगा। समझ में आ रहा है? अगली बार जब पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम रिवीजन में, अगली बार में क्वेश्चन ऐसा होगा, हाथ ऐसे होंगे। वो आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता है, आंसर नहीं आता। क्वेश्चन आंसर आखिर नहीं आता, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन।
आंसर यू शुड बी एबल टू रिकॉल। इफ यू डोंट एबल टू रिकॉल, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिर तुम आंसर देखो। ऐसा करने से क्या होगा, एग्जामिनेशन में अगर जिस दिन क्वेश्चन आएगा तो आप कहता यार लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था इसका आंसर ये था, आपको स्ट्राइक अब होगा। डोंट रीड क्वेश्चन एंड आंसर साइमल्टेनियसली। आस्क योरसेल्फ किसका आंसर क्या हुआ, दिमाग का यूज करो। आपको मैंने कहा है कि खास तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के पूरे कौन से क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है अगले रिवीजन में, और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, इसकी तैयारी पहले 40 दिन में हो जाना चाहिए। ये जो 40-45 दिन आएंगे ना, उसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए अगली बार मुझे क्या पढ़ना है, वरना अगले रिवीजन में भी यही करना है ना, तो फिर तो फेल होना आपका जाहिर है। आप बोलेंगे पहली बार भी 60 प्रॉब्लम्स करे, वापस ही 60 प्रॉब्लम्स, आप नहीं पास हो सकते। हमें कट डाउन करना है। हम फेल इसलिए नहीं हो रहे कि हमारे पास में बुद्धि नहीं है या हमारे सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। मुझे बताओ कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है दिमाग के बहुत ही ऊपर जा रहा है, समझ रहे नहीं? ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट आप सब समझ सकते हो। अगर मैं आपको चांस दूं हर एक सब्जेक्ट को एट अ टाइम दो, 3 महीने में 2 सब्जेक्ट दो, फिर अगले 3 महीने तो कोई भी फेल नहीं होगा। इसका मतलब बुद्धि बहुत है, समझता भी है, सिर्फ क्या नहीं है, टाइम नहीं। आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज कैसे होगा, समरी नोट्स। इसलिए जिन सब्जेक्ट की समरी नोट नहीं है बनाना चालू कर दीजिए। सारे सब्जेक्ट की समरी नोट्स होना चाहिए। जैसे हमने एआईएस की है, एसएम की है, एफएम ब्रॉक्स बना के दे दिया। अब मैं आपको इको के सारे चार्ट्स बना के दे दिया, अब प्रिंटेड भी दे दूंगा। तो आपको पता होना चाहिए मुझे इतना ही पढ़ना है बस। वो जिस दिन समझ गए। आज मुझे बताओ इकोनॉमिक्स का हमने जो रिवीजन किया, यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। कैसा क्या आपका दिमाग, मतलब आप अचानक से क्या होगा क्या? अगर इकोनॉमिक्स अगर आ सकता है तो दुनिया की कोई भी चीज आ सकती है। इसका मतलब आपका बुद्धि चलती ही बहुत, सिर्फ आपको सही डायरेक्शन में जाना होगा। अगर सिर्फ पढ़ाई करना है ना, देखो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में जब भी पढ़ा है बार बार रिवाइज किया, जब भी पढ़ा है बार बार रिवाइज किया, एसएम में भी बार बार रिवाइज करें। उसके से एक समय आता है ना, यू आर एबल टू रिकॉल एवरीथिंग। वैसे आपको हर सब्जेक्ट में करना है, स्पेशली आपका डीटी आईडीटी में। कैसा है वहां पे समरी नोट्स तो बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम के पहले दिन तो होगा ही नहीं हो। समझे आप? समरी नोट्स करना आवश्यक। अभी कुछ बातें ऐसी, काफी कुछ चीजें मैंने बता दी। सर हमें कम से कम कितने पेपर देना चाहिए? 1। सर 2 दे क्या? बहुत अच्छी बात है, उससे क्या होगा, पर वो ऐसी टेस्ट सीरीज होना चाहिए कि आप मान लो सिमुलेट कर रहे हो कि मैं जैसे कि पेपर दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर कितने तारीख को है? 6 मई को, अंदाजन 6 अप्रैल को आप बैठ जाओ और उस अप्रैल के सामने एकदम मई चल रहा है। फील करो कि मैं एग्जाम जा रहा हूं, ऐसा फील होना चाहिए कि आप बस पर पेपर देना है, देना है। अब 1 दिन पेपर दिया, 4 दिन और ले रहे, अगला पेपर दे रहे। शुड फील। और क्यों फील करना मालूम है? आपको ये भी देखना होता है कि 2 दिन में मैं कैसे कवर कर पाऊंगा। या टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आप जब देखते हो ना, आपको लगा एफएमई और इकोनॉमिक्स रिवाइज करने को टाइम ही नहीं मिला, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। पेपर लिखने से ये फायदा होता है, और उसी टाइम पे पेपर देना 2 से 5 बजे। उस टाइम की आदत लगाओ। कौन से पेन से लिखना है, कौन से कैल्सी यूज करना है, वो आज से डिसाइड होना चाहिए। एन वक्त पे पेन चेंज करना बहुत टेरिफिक काम होता है। कैल्सी के बटन्स भी हाथ पे होना चाहिए, पता होना चाहिए ऐसा कैल्सी ऐसे चलता है। नए कैल्सी नए पेन धोखा दे सकते हैं, उसकी तैयारी आज से होना चाहिए। आपके घर पे जहां पे आप सोते हो, जो चीज आपको लगता है मुझे बार बार देखना है, वो सारी चिट्ठियों से लगा दो। मैंने अपने घर पे सब सजा के रखा था। आईडीटी की केस स्टडीज, मेरे इसका की मेमोरी टेक्निक्स, जो चीजें मुझे लगता है मे फॉरगेट, तो मैंने लगा रहता। जब मैं चाय पीता था, मेरा काम ही था चाय जब पीऊंगा तो ये करूंगा, पर मैं बहुत दीवानों जैसा पढ़ाई करता था। जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरी मम्मी को टेंशन था भाई तू पागल ना हो जाए, क्योंकि कोई फोन आता था मैं देखता नहीं था, मोबाइल तो थे नहीं, कोई मिलने आता तो मैं बात नहीं करता था। मतलब मुझे पास होना है तो पास होना है। खाना जहां पे मैं पढ़ता था मेरी माँ ला के देती थी। खाना 10 मिनट 11वां मिनट नहीं चाहिए। मतलब अपने कैसे खाना जो है ना, अपने को आराम से 4 बातें करके टीवी ऑन करके नहीं, 3 महीने नहीं। खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए, खाना शौक नहीं होना चाहिए। 11वां मिनट नहीं लगना चाहिए। 11वां मिनट हो गया मतलब खाना खत्म हो जाना चाहिए। वापस यू शुड बी बैक टू द पोजीशन। अब क्या होता है, अक्सर खाने में जो वक्त लगाते हैं ना, उनका बहुत टाइम जाता है।
खाना कुछ लोग क्या कहते हैं 45 मिनट खाते, फिर बोलते हैं यार 15 मिनट और टाइम पास कर लेते, फिर अभी 1 घंटे बाद बैठते। वो 45 मिनट बाद कभी कोई इंसान बैठता नहीं, बोलते यार 15 मिनट और बैठते। 1 घंटा चले गया, रात का 1 घंटा चले गया, 2 घंटे, उसके बाद में 2 घंटे सोशल मीडिया पे चले गए, 2 घंटे नींद के चले गए एक्स्ट्रा, 6 घंटे रोज। ये आपका नॉर्मल लॉस हो जाता है, पर जो कि नॉर्मल नहीं वो आप नॉर्मल कर रहे हो। 7:30 बजे मैं ब्रेक लेता था, 7:30 से लेके नहाना, ब्रेकफास्ट करना, मंदिर में जाना, 3 काम करता था मैं। 8:15 बजे वापस, 45 मिनट। सो इतना फास्ट करना ही है आपको। उसमें भी जब नहा रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मेरे 2 चैप्टर दिमाग में लेके जाता था कि मुझे नहाते नहाते रिवाइज करना है, और बहुत अच्छे से होते रिवाइज। सर बोले आदमी क्या मजाक, मैं क्या बोल रहा हूं, पीपल शुड थिंक कि आप पागल हो गए। अगर लोगों को समझने लगे तुम पागल हो तो मतलब तुम पास हो जाओगे। लोगों ने बोला चाहिए तू पागल हो गया तो समझ जाना तुम्हारा पास होना निश्चित है। मतलब यू शुड गो क्रेजी फॉर इट। बोले कुछ भी कर रहा है, आप चलते चलते बात कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, सिग्नल पे खड़े रिकॉल कर रहे हो, तो पीपल शुड फाइंड यू नो क्रेजी। अरे क्या है, हाँ हूं पागल मैं, तेरा क्या। दोपहर में नींद आ रही है, आप किसी के साथ में, हाँ कुछ लोगों को लगता है ना, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं आज। अगर आपको लगता है आपसे पढ़ाई नहीं हो रही अकेले में, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं बोलकर पढ़ाई होती, अपने दोस्त के साथ, पर दोस्त ऐसा होना चाहिए जो अपने वेवलेंथ का होना चाहिए। वो हावला निकला या अपने से बहुत ऊपर निकला तो दोनों भी नहीं चलेंगे। अपने मैच होना चाहिए, वो कुछ समझा रहा है आपको समझा रहे हो, पर वो ट्यूनिंग मैच होना चाहिए। तो आपके सब्जेक्ट बहुत फास्ट हो सकते हैं जितना अकेले में बैठ के भी नहीं हो सकते, पर वो मैचिंग होना चाहिए। तो जिनको लगता है ना कोई सब्जेक्ट बहुत ही ऊपर जा रहा है, बहुत कम टाइम बचा है, नहीं होगा, तो अपने किसी खास दोस्त को लेके बैठे, उसको भी वो फील होना चाहिए, आपको भी फील होना चाहिए, हो सकता है आप पास हो जाए उसमें। सब चीजें समझ में आ रही। अब रही बात एग्जामिनेशन के पहले दिन कैसे करना है, ठीक एग्जामिनेशन के पहले दिन तक। अच्छा मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं, एग्जामिनेशन के पहले दिन आपको कैसे पढ़ना है, दो पेपर के बीच में, 2 पेपर के बीच में, स्पेशली आज पेपर है और परसों के दिन एक पेपर है, दोनों के बीच में क्या करना चाहिए। आपका पेपर खत्म हुआ 5 बजे, आप क्या करते हो, टहलते टहलते आएंगे, इसको पूछेंगे। कुछ लोग फोन लगाते, कैसा रहा तेरा, कैसा रहा, किसको पूछने का नहीं, जैसा भी हुआ वैसा भी हुआ, जैसा हुआ वैसे हुआ। 5:30 बजे आई थिंक आप घर पे तो पहुंच जाओगे 15-20 मिनट। जो भी करना है आपको, बहुत खाना खाना है उसके बाद, और इज्जत से सोना है। वहां से आने के बाद में आपको पढ़ाई नहीं करना। वजह है आपकी आंखों पे बहुत प्रेशर, आपका दिमाग का इतना प्रेशर। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स हुआ, दूसरा पेपर कौन सा है, वो अकाउंट्स के प्रेशर से सदमे से बाहर ही नहीं आते। आपको नींद की जरूरत है, आपको सोना ही है। कुछ लोग पढ़ाई करने की कोशिश ही करते हैं सिर्फ, और सिर्फ कोशिश होती है, उसके बाद यू कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, बिकॉज आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नींद जरूरी 3-4 घंटे की, उसके बाद में आपको डिसाइड करना आप क्या करना है, एवरीबॉडी। उसके बाद में जो टाइम गैप होगा ना दोनों 2 इसके बीच का, तो उसमें आपका एक शेड्यूल बनना चाहिए। उस शेड्यूल में आपने क्या लिखना चाहिए कि मुझे नहीं, उसका इंडेक्स आज ही बनना चाहिए। कितना टाइम गैप मिलेगा आपको 2 पेपर के बीच में, मान लो कि 48 घंटे से 3 पेपर गए, 45 डेज, और 2 रातें गई, 33 आवर्स। नाउ यू हैव गॉट ओनली 33 आवर्स बिटवीन 2 पेपर्स। 33 में से 3 घंटे टाइम पास कर लो, 30 घंटे बचे। अब 30 घंटे में आप क्या करोगे, हर पेपर का इंडेक्स आपके सामने होना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। क्या 30 घंटे में ईएस को कितना टाइम दोगे, एसएम कितना करोगे, एफएम कितना करोगे, ईगो कितना करोगे, और उसमें भी आपको कौन से बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसकी पूरी प्लानिंग आज ही होना चाहिए। बट आपके पास में केवल 30 घंटों की इतना बात याद रखना। कुछ लोग बोलते 2 दिन है, 48 घंटे मिलते हैं नहीं, 2 रातें आएंगी बीच में, 3 घंटे का टाइम पास होगा, 3 घंटे पेपर के जाएंगे, यू आर लेफ्ट विथ ओनली 30 आवर्स। 30 घंटों का पूरा कार्यक्रम आज ही आपके पास में नोट डाउन होना चाहिए। उस दिन स्टार्टिंग के चैप्टर्स को आप आराम से लेट लेट के पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी से आपने दे दिया कि इसका ईआईएस का फर्स्ट चैप्टर है, उसको 2 घंटे 12 मिनट लगना चाहिए, तो 2 घंटे 12 मिनट में खत्म होना चाहिए। ऐसे करते करते 30 घंटे का प्लानिंग होना चाहिए। अब एसएम में 8 चैप्टर्स है,
एआईएस में 5 चैप्टर है, कितने हो गए भाई? 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर का अलॉटमेंट आपके पास चाहिए, 30 घंटे है, 13 चैप्टर है। अब हर सब्जेक्ट का अलग अलग आपको देखना है कैसे करना है, तो उसका पूरा प्लानिंग आज से ही होना चाहिए। उसमें भी अब मैं स्पेसिफिकली एआई सेशन की बात कर रहा हूँ, कैसे पढ़ना है एग्जामिनेशन के पहले दिन। तो आपको क्या करना है उसमें 2 टाइप है। आप अगर पेपर से आके सोना चाहते तो सो सकते हैं, और नहीं सोएंगे तो आपने मेरे रिवीजन लेक्चर को यूट्यूब पे देखना है, जो आपने डाउनलोड भी करके रखा हो सकता है। साथ साथ में चार्ट के साथ साथ में रात को 12 बजे तक आपका पूरा 1.5x के स्पीड से 11 बजे तक आपका मेरा सब कुछ हो जाएगा, जिसमें एआईएस भी रिवाइज हो जाएगा और एसएम भी रिवाइज हो जाएगा। मतलब आपके सारे चैप्टर्स पहले दिन ही खत्म हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू हैव टू गेट अप, नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू हैव टू गेट अप 4, 5 o'clock, 6 o'clock, वॉट एवर द टाइम इट मे बी। मैं जो बोला ध्यान में है कि आपके क्या करना, पहले इतना लिख लो ना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं एआई सेशन के बारे में बात कर रहा हूं। क्या करेंगे, लिखो क्या करना पसंद करेंगे, सोएंगे या रिवाइज करेंगे? पहले रिवाइज कर लो, ठीक है। 6 to 12 रिवाइज थ्रू वीडियो एंड चार्ट्स, रिवाइज थ्रू वीडियो एंड चार्ट्स। ओके, 12 बज गई, नाउ स्लीप। देखो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock। अब ये सेकंड है, पेपर वाला दिन नहीं। कौन सा दिन है? ऑडिट का दिन खत्म हो गया, अब सेकंड डे आया। अब इस दिन पेपर नहीं है, इसके अगले दिन पेपर है। अभी ये शेड्यूल चलेगा 6 to, लिखो 6 to maybe 6 to maybe 4 o'clock, 6 to 4 EIS वॉल्यूम 1 बोला मैंने, ऑब्लिक EIS रॉक्स। अभी क्या करना, क्या कंफर्ट है? कुछ चैप्टर्स आपको लगा वॉल्यूम 1 से करना, वॉल्यूम 1 से करिए। आपको लग रहा नहीं हो रहा, रॉक्स से करिए। रॉक्स का टाइम कम है, देख लेना, पर 4 बजे तक तो कम से कम आपका रॉक्स होना चाहिए, कम से कम रॉक्स तो होना ही चाहिए, 5 चैप्टर्स। अब लिखो 4 to 11। सर इसको 7 घंटे क्यों दे रहे? ऐसे में जल्दी से खत्म होता है। लिखो SM वॉल्यूम 1 ऑब्लिक SM रॉक्स। रॉक्स के बेस कितने? 60-70 ऐसे। सर उतना पढ़ के हो जाएगा, पर अगर वॉल्यूम 1 पढ़े तो फिर कम से कम वॉल्यूम 1 आपने छुट्टियों में 1-2 बार पढ़ा होना चाहिए। और एकदम में अगर कभी वॉल्यूम 1 पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू रिलाइंग ऑन SM रॉक्स, make sure you are revising SM volume 1 or volume 1 of ES, 2 times at least, between the PL, during PL। मतलब आपने एकदम ऐसा नहीं कि SM रॉक्स ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो तो एक आपको दी चीज, उसमें सब कुछ कवर किया है मैंने, पर अगेन थोड़ा सा वॉल्यूम 1 पढ़ने का जो लिखते समय जो बेनिफिट होता है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। हाँ, नहीं क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं ना मैं। लिखो वापस से 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी द एग्जामिनेशन डे, नेक्स्ट डे मतलब एग्जाम डे। लिखो 5 AM, 5 बजे से लेके 10 तक EIS टेस्ट योर नॉलेज, EIS के टेस्ट योर नॉलेज प्लस SM क्वेश्चन बैंक से इतना फटाफट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में आपने छुट्टी में 2-3 बार पढ़ा होगा उसको। तो अब आपको सब कुछ आना चाहिए। क्या क्वेश्चन है आपको, मैं कह रहा हूं छुट्टियों के बीच में EIS और SM का जो रिवीजन है ना क्या बोल रहा हूं मैं, छुट्टियों के बीच में EIS और SM का जो रिवीजन है वो आपने ना किसी वॉल्यूम 1 से करना चाहिए, SM रॉक्स से भी करना चाहिए, साथ साथ में क्वेश्चन बैंक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब नेक्स्ट, सर अब कितना टाइम बचा? अब 2-3 घंटे बचे। लिखो 10। सर कितने बजे तक पढ़ना है? सिर्फ 12:30 से 1 बजे तक। लिखो 10 to 1। अब 10 to 1 में क्या करोगे आप? सर अब तो कुछ बचा ही नहीं। अरे बचा है। अब लिखो चार्ट्स। सर वापस से यस, चार्ट्स एंड मेमोरी टेक्निक्स। सर किसकी? दोनों की। सर इतने जल्दी हो जाएगा? SM में है 20 चार्ट्स
और ऐसे ऐसे गो थ्रू करना है ना, अब तो ये मालूम ही है क्योंकि पहले दिन आपने मेरे वीडियो से किया, नेक्स्ट डे आपने वॉल्यूम 1 से किया, क्वेश्चन बैंक हो गई। अब तो पढ़ना सिर्फ क्या, उसको एक नजरों से उतारना है, ऐसे 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 करते पेज पेज खत्म हो जाएगा। तो 2-2.5 घंटे में तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी महसूस नहीं हो रहा, उस समय हो जाता है आराम से, क्योंकि उस समय इतने बार रिवीजन हो चुका होता है ना। बस एग्जामिनेशन, अब लिखो एग्जामिनेशन के अंदर क्या करना चाहिए। रीच ऑन टाइम, 1:30 को अपने टाइम पे पहुंचना चाहिए। गलती से 2 बजे पहुंचे ना, आपके लगे पेपर खराब हो जाएगा। थोड़ा लेट पहुंचे और बाकी क्लास में सब आ चुके और आप लेट हो गए ना, मतलब आपकी शामत आ गई, आपको समझ जाएगा कि आपका फेल होना तय है। लोगों के पेपर ले लिए लोगों ने, लोग लिखना चालू कर दिया, आप पहुंचे। वो जो नेगेटिविटी क्रिएट करता ना, जो आता वो भी नहीं आता। इज्जत से टाइम पे निकलने का, वहां पे मस्ती मत करना, अब लेट जाऊंगा, अगर पढ़ना ही ना वहां जाके पढ़ो। वो मत चैलेंज मत करना खुद को, कभी ट्रैफिक मिल जाती, कभी कुछ हो जाता। हाँ, अब आगे लिखो। वो जो 15 मिनट्स मिलते ना, लिखो इन दोस्त 15 मिनट। समझता है कौन से दोस्त 15 मिनट्स? इन दोस्त 15 मिनट्स क्या मिलता है उसमें? आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर। मेक श्योर, क्या मेक श्योर करेंगे? मेक श्योर सीक्वेंस, एसएम पहले देना है, एएस पहले देना, सर दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। उसमें भी कौन से क्वेश्चन को स्किप कर रहे, लिखो सीक्वेंस कॉमा स्किप। कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, दोनों में से भी एक क्वेश्चन को स्किप करना है, वो भी पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। और अब एक चांस मिलता है आपको, अगर गलती से 5-7 मिनट रह गए तो आपको फटाफट देखना है कि उसके पॉइंट्स याद कर लेना है। बिकॉज अभी आप चार्ट्स पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में घुसे हो तो आपको पूरे पॉइंट्स याद है, तो उसको ऐसा नहीं करेंगे जज जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे याद करूंगा, ऐसा नहीं। अभी क्वेश्चन पेपर निकला है, पेंसिल से फटाफट 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 आपको सब लिख लेना। कुछ जगह पे अलाउ नहीं करते तो दिमाग में रखना, कुछ जगह पे नहीं अलाउ करते लिखना, पर बहुत जगह पे करते, मैंने खुद नहीं किया, अलाउ करते लिखने को। और आखिरी वाले पेज पे आप उसको रफ पेज बना के मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से बोलो एक बार, अगर मान लो उसने पेपर पे क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं किया, तो जिस समय पेपर चालू हो जाएगा ना, तो 5 मिनट घर आके जितने इतने क्वेश्चन है जिसकी मेमोरी टेक्निक से पॉइंट्स याद आ रहे, आखिरी पेज पे हेडिंग देना, रफ पेज, पेंसिल से सारे पॉइंट्स उतार देना, पर पॉइंट्स पहले उतार के आगे बढ़ना, क्योंकि अभी अभी वो फ्रेश है। हो सकता है 1-2 घंटा दिमाग घूम जाए, जो याद आ रहा है वो भी नहीं आया तो अपना तो कुछ भरोसा ही नहीं। अच्छा, उस समय पे प्रेशर इतना होता है ना, बहुत प्रेशर, ट्रिमेंडस, आपको जिनको एग्जामिनेशन को पता है। अदरवाइज तो जो आता वो भी नहीं आता वहां। और फिर सिर्फ गुस्सा आता है आदमी को, जब पेपर हो जाता है, साला यार ये था क्या, वो चीज नहीं आना चाहिए। वो क्यों होता है मालूम क्या? इसीलिए पहले पहले आपने सब लिख लेना चाहिए, समझ गए? और उसके बाद में ईआईएस सिर्फ 90 मिनट्स, एसएम सिर्फ 90 मिनट्स। मतलब आप बोलेंगे एसएम का पेपर छोटा था, बिल्कुल नहीं आता, वो इससे बड़ा होता है। तो इफ यू स्टार्टिंग विद ईआईएस और एसएम वॉट एवर द केस इट में भी 90 मिनट्स बोलते 90 मिनट्स, घड़ी यहाँ पे होना चाहिए सामने। और मैंने आपको पेपर के दौरान ऑलरेडी बताया हुआ है पेपर कैसे लिखना है। आपके बुलेट वाइज लिखना है तो बुलेट वाइज लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, याद रखना बुलेट वाइज ही लिखना है। आप अगर क्वेश्चन 2 चल रहे हो तो उसका एबीसी आसपास ही लिखना, क्वेश्चन 2A इधर, बीसी आखिरी में नहीं चलेगा। तीसरी बात, आपको यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, यू शुड बी वेरी क्विक, 1.6 मिनट्स 1 मार्क होना ही चाहिए। मेक श्योर आखिरी के 5 मिनट आपको बच रहे हैं, जिसमें आप सभी के क्वेश्चन नंबर चेक कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? उसके बाद में आपने क्या करना चाहिए, जब भी आप हेडिंग लिख रहे हो अंडरलाइन करो, कोलन दे के लिखो। मैं अभी टेलीग्राम पे वो पेपर भी शेयर करूंगा, आपके साथ में दूंगा, आपके ग्रुप में मैं डालूंगा कि पेपर आपको दिया भी था। अच्छा, दिया था ना, मैं टेस्ट के समय दिया था, कैसे पेपर लेना है, किसका दिया था, अंडरलाइन करने का, कोलन देने का, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करने का। बोलो सही है? उसके बाद में जहां पे हेडिंग है वहां पे नहीं लिखने का, उसके नीचे वाली लाइन पे लिखने का। 2 पॉइंट्स के बीच में गैप होना चाहिए। हर न्यू क्वेश्चन नए पेज पे होना चाहिए। मेमोरी टेक्निक्स एग्जामिनेशन में लिखेंगे नहीं, आखिरी पेज पे, रफ पेज पे लिखेंगे। ओके, समझा क्या? ऐसे ही करना है आपको हर जगह पे। फिर आप एफएम करेंगे पहले कि इकोनॉमिक्स करेंगे? अब यही चीज एफएमई को लेकर कैसे होंगी? एफएम रॉक्स दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का रिवीजन मैं डाल रहा हूं। एफएम के भी सारे लेक्चर मैंने डाल दिए यूट्यूब पे, हर चैप्टर के डाले हुए हैं। इकोनॉमिक्स का जो आज का रिवीजन लेक्चर वो डाल दूंगा, तो आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वापस से जब भी आप, अब जैसे ईआईएस का पेपर होगा, बाद में इकोनॉमिक्स और एफएम का होगा,
वापस से आपकी किताबें लेके बैठना है और पहले एक बारी का एफएम रॉक सॉल्व करके रख दो। उससे आपको हो जाएगा कि मेरा पूरा सिलेबस हो गया। और एक बारी का इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन करा के रख दो। एक बार वो हो गया ना, फिर आराम से पहलते बैठो बाकी सब चीजों को। एक बार पर आपको फील होना चाहिए कि मेरा हुआ, वरना क्या होगा, एक चैप्टर का मेन मॉड्यूल लेके बैठ गए, वो चल रहा 4 घंटे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पहले एफएम रॉक सॉल्व कर देना है पूरे, टू अंडरस्टैंड, टू गेट द ग्रिप। उसके बाद में हम लोग सारे टाइम को, अगले टाइम को पूरे डिटेल में जाके सॉल्व कर लेंगे। डन? यस? चलो ठीक है, तो सारी बातें खत्म। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टेक केयर। डन डन डन। ओके।